है बच्चों। हाँ जी सर। चलो, नेक्स्ट मेडिसिन हम डिस्कस करते हैं। दो हमने इससे पहले की थी, डिजिटेलिस एंड स्ट्रोपेंथस। सो हमने जब क्रेटेगस डिस्कस किया था, एक मिनट होल्ड करना बच्चे। चलो, कॉल आ गई थी। सो स्ट्रोपेंथस को देखो। अब हमने जब क्रेटेगस पढ़ी तो हमने उसमें क्या पढ़ा कि बेसिकली जो क्रेटेगस फैमिली है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिसमें, जिसे बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसी चीजें हैं जो ताकत देने वाली है, राइट, स्ट्रेंथन करती है। और भी इश्यूज हमने देखे थे उसमें, साइनाइड का भी फंक्शन है वहां पर। इसका मतलब क्या था कि हमने उसमें पढ़ा था कि वो हार्ट को डायरेक्ट स्टिमुलेशन नहीं करती है, उसके लिए रैपिड एक्शन के लिए, कि फटाफट एक्यूट, दो तरह के अब देखो एक्शन होंगे। एक होंगे कि हार्ट फेलियर में जा रहा है और हमें एक्शन चाहिए, तब एक्शन कौन सा चाहिए, हमें एक्यूट एक्शन चाहिए तब, राइट। कि कोई दवा ऐसी हो जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रांग कर दे, इजेक्शन फ्रैक्शन बेटर हो जाए, कार्डियक आउटपुट बेटर हो जाए। इन दो कंडीशन में, कि एक में हार्ट में इतनी ताकत है कि अगर वो एक्सेसिव बीट में जाए तो वो ये ना हो कि ओवर टायर्ड होके कोलैप्स कर जाए, राइट। और अगर हमें ऐसा चाहिए कि हाँ ये इतनी स्ट्रेंथ है कि ये उसको बियर कर लेगा, ट्रैकीकार्डिया में नहीं चले जाएगा, तो हम डिजिटालिस में चले जाएंगे। पर अगर लगता है हमें कि हमें स्ट्रेंथन के साथ साथ इसकी कार्डियक आउटपुट भी कम करनी है, तो उस कंडीशन में, सो दैट उस पर प्रेशर ना रहे, तो हम स्ट्रोपेंथस के पास जाएंगे। मगर ऐसा क्यों है बेसिकली? देखो, है तो दोनों में ऑलमोस्ट एक सा, अगर आप इसके कंटेंट पढ़ोगे तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं इसमें, जो इसका मेन एक्टिव कंपाउंड है। अब जैसे प्लांट्स में आप पढ़ते हो, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एल्कलॉइड्स होते हैं, राइट, और ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। अब एल्कलॉइड में जो हमने एलिमेंट पढ़ा था वो था इसमें कि नाइट्रोजन एलिमेंट रहता है, इसमें स्टेरॉयडल एलिमेंट रहता है। जब आप एक बार इसका केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का, कार्डियक मींस हार्ट, बेसिकली जो हार्ट पे वर्क कर रहे हैं उसको कार्डियक ग्लाइकोसाइड बोल देंगे। जो ग्लाइकोसाइड है उसके दो पार्ट्स होते हैं, अगर उसका केमिकल कंपाउंड देखोगे तो। एक तो शुगर पार्ट है उसका, वो बेसिकली उसका रोल है अब्जॉर्ब करना सेल के अंदर उसको, उसके केमिकल को, सो दैट उसका एक्शन हो सके। जो दूसरा मेडिसिनल एक्शन है वो नॉन शुगर पार्ट के कारण होता है, जो कि बेसिकली स्टेरॉइडल है। अगर पर्टिकुलरली इसको देखोगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड, राइट, एम आई लाउड एंड क्लियर, क्लियर हूं मैं? यस सर। हम्म। जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एक्शन है ना, अगर इसको आप ध्यान से पढ़ना शुरू करो तो ये क्या करेगा, वो कहते हैं इसका जो मेन एक्शन है वो है सोडियम पोटेशियम पंप, राइट। अब सोडियम पोटेशियम पंप बेसिकली, अगर आप हार्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे उसमें, तो उसकी यूटिलिटी क्या आती है? तो उसकी यूटिलिटी होती है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो उसकी इम्पल्स क्रिएट होनी है, जो नर्व कंडक्शन है उसकी, जहां से उसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो इम्पल्स आनी है, वो यहां से होता है। इट इज ओनली ड्यू टू द सोडियम पोटेशियम पंप। और उससे पहले उसको समझना जरूरी है वो सोडियम पोटेशियम पंप करता क्या है। तो सोडियम पोटेशियम पंप का रोल क्या रहेगा कि उसने सेल के अंदर की जो स्टेट है, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, उसका डिफरेंस मेंटेन करके रखना है। उसने अंदर सेल को नेगेटिव रखना है और बाहर पॉजिटिव रखना है। तो जब ये पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था, मैं कि यार सोडियम भी पॉजिटिव है और सिर्फ वन है वैलेंसी उसकी, Na प्लस, पोटेशियम भी K प्लस है, तो ये अंदर का नेगेटिव कैसे कर सकता है? देन आई केम टू नो, अगर उसको मैंने जब ध्यान से पढ़ा, बेसिकली डिफरेंस क्या है। जब ये सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करता है तो वर्क करने का क्राइटेरिया क्या है? तीन सोडियम आयन ये अंदर से बाहर निकालता है और दो पोटेशियम आयन ये सेल के अंदर लेके जाता है, ये इसका है। तो एवरी टाइम इट वर्क्स,
ये -1 लेके जा रहा है, वो उसका जो डिफरेंस है -1 क्रिएट कर रहा है, क्योंकि पोटेशियम सिर्फ 2 अंदर जा रहे हैं प्लस, और 3 प्लस जो आयन है वो बाहर जा रहे हैं। तो जो नेट जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव रह रही है। और उसके बाद कुछ पोटेशियम जो है वो सीप इन कर रहा है सेल वॉल से बाहर को। तो बाहर की जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव हो रही है, और इनसाइड की जो है वो नेगेटिव हो रही है। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल है, दिस इज वेरी क्रिटिकल फॉर द नर्व सिग्नल्स, उसके लिए बहुत है। और इसी से जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब यहाँ पर एक और रोल है बेसिकली, राइट। तो उसका मेन रोल क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी इसके कारण होगी, और सेल का वॉल्यूम रेगुलेशन भी, क्योंकि ऑस्मोसिस वगैरह से जो भी फ्लूइड्स इनटेक होंगे, जो भी फ्लूइड्स अंदर बाहर होने, सब यहीं से होने। तो सेल का वॉल्यूम रेगुलेशन के लिए भी ये हेल्पफुल है सोडियम पोटेशियम पंप, और इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। पर इसमें क्या है कि स्पेसिफिकली इन द कार्डियक मसल्स, अगर आप देखोगे, ये सिर्फ इसके आपस के लिए रिलेटेड नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक चीज मैं और मिस कर रहा हूँ, कि बेसिकली एवरी टाइम जब ये पंप वर्क करेगा, तो कुछ भी अगर करना है तो पैसा तो खर्च होएगा ना, एनर्जी तो खर्च होएगी होएगी। तो यहाँ पर इसलिए इसको एटीपीएस साइकिल भी कह देते हैं ना। तो बेसिकली यहाँ पर एटीपी यूज होएंगे, बॉडी की एनर्जी यूज होएगी, ऑक्सीजन यूज होएगी यहाँ पर, राइट। तो इसीलिए इन केस ऑफ इस्चीमिया जब आप पढ़ोगे, जब इस्चीमिया हो जाता है तो ये पंप इफेक्ट हो जाता है, राइट, क्योंकि एटीपीज नहीं रहते वहां पर, उस जगह पर। तो इसलिए एटीपी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। दूसरा इफेक्ट इसका क्या आता है जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, कि एवरी टाइम जो सोडियम की प्रेजेंस है, सोडियम इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम हैंडलिंग के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सोडियम का होना उस जगह पर, वो क्या करता है, वो कैल्शियम को भी इन्हांस करेगा अगर सेल में सोडियम रह जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन कैल्शियम एंड सोडियम, उसका जो डिफरेंस है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो अगर फॉर एग्जांपल सोडियम इंक्रीज हो जाता है सेल में, राइट, ड्यू टू सपोज पंप फेलियर हो गया, सोडियम इंक्रीज हो गया, वो क्या करेगा, वो इम्पेयरमेंट कर देगा किसकी, कैल्शियम की। क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, इंट्रासेलुलर सोडियम के ऊपर, राइट। सो वो कैल्शियम इंक्रीज कर देगा सेल में। तो इसके दो इफेक्ट रहेंगे अगर कैल्शियम भी इंक्रीज हो जाता है। तो एक तो इमीडिएट इफेक्ट है, जो इमीडिएट इफेक्ट क्या है, कि जो कंट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, हार्ट की कंट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी। मगर अगर ये लॉन्ग टर्म में ये कंडीशन रही, तो नेचुरली आप सोच के देखो, अगर रेगुलर कंट्रैक्शन स्ट्रांग है तो क्या हो जाएगा, सेल में स्ट्रेस, जो कार्डियक सेल्स हैं वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे और फेलियर में चले जाएंगे। तो दैट विल लीड इनटू द हार्ट फेलियर, एंड सेकंड इट विल लीड टू रिदमियास, राइट। सो कितनी सारी जो पैथोलॉजीज हैं, राइट, जो इसके कारण आ जाती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि इस्चीमिया, इस्चीमिया हुआ, एटीपी रिड्यूस हुए, जो साइकिल जो था वो खराब हो गया, हाइपोक्सिया सेम रीजन, हार्ट फेलियर। सो ये लीड करते हैं टू क्रॉनिक सोडियम रिटेंशन, राइट। तो जैसे ही ये होएगा तो कैल्शियम भी इंक्रीज हो जाएगा साथ में। और अगर कैल्शियम इंक्रीज हुआ तो आपने पढ़ा होगा कि अगर कैल्शियम इंक्रीज होएगा तो क्या करेगा, कंट्रैक्शन स्ट्रांग होएगी, अगर कंट्रैक्शन स्टार्ट होएगी, इट विल लीड इनटू द डायस्टोलिक डिस्फंक्शन, जो डायस्टोलिक डिस्फंक्शन में चला जाएगा। और सेकंड, क्योंकि इंट्रासेल्युलर कैल्शियम बहुत ज्यादा रहेगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी एंटर कर जाएगा और माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज करेगा कैल्शियम, राइट। इसको भी एक बार स्टडी करना। दूसरा, ये एक्टिवेट करेगा प्रोटीएज को और लाइपेज को, ये भी सेल डैमेज करता है। देन क्योंकि ये पोटेंशियल को ऑल्टर कर देगा, जैसे हमने पढ़ा था इंटरनल नेगेटिव चाहिए, बाहर पॉजिटिव चाहिए चेंज करने के लिए, तो ये उसको भी, पोटेंशियल को भी ऑल्टर कर देगा। इसलिए पेशेंट अरिथमिया में चले जाएगा। सो अल्टीमेटली इट विल लीड टू सेल डेथ, राइट। सो अर्ली ऑन जो इसका अच्छा इफेक्ट था, जिसे बोलते हैं हम कंपनसेटरी इफेक्ट, वो क्या था, स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन, इट विल लीड इनटू फेलियर, राइट। इसीलिए इट इज वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस हो जाता है, स्पेशली इन इस्चेमिक कंडीशन, जहां पर जो ये पंप फेल हुआ है ड्यू टू एटीपी डिप्लीशन, उसके कारण हुआ है। तो उस कंडीशन में कैल्शियम ओवरलोड भी हो जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी। ये समझ आया कि नहीं समझ आया, कि रिपीट करें, पहले बताओ। अगर किसको नहीं समझ आया बताओ मुझे।
सर ये जो आपने सब समझाया है ये स्ट्रोफैंथस का हम समझ रहे हैं। हाँ, स्ट्रोपेंथस का, हाँ। ठीक इसको है। आगे जब मैं डिजिटेलिस से मैं डिफरेंशिएट करवाऊंगा आपको कि उसमें फर्क क्या होता है। यहां तक क्लियर है? डिजिटैलिस में भी ये ऐसे ही काम करेगा, क्योंकि उसमें भी सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो डैमेज होएगा। पर कुछ और केमिकल के इसके इफेक्ट हैं स्टोपेंथस के, जो डिफरेंट है डिजिटैलिस से, जहां पर वो सेपरेट हो जाता है। तो ये जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है ये कॉमन है एक तरह से। वो भी ऐसे एक्ट करेगा, ये भी ऐसे एक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा। पर सोच के देखो, डिजिटैलिस के केस में हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। जब कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होएगी सपोज, तो उसके साथ सोच के देखो कि उसको ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, उसकी कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगी, राइट? और उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो भी बढ़ जाएगी। देन दूसरी तरफ से इस्केमिक आ रहा है तो वहां पर डैमेज हो जाएगा। तो हम हार्ट के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं, इसलिए डिजिटैलिस में कोलैप्स हो जाएगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये केमिकल कैसे काम करता है सेल के ऊपर। एक जगह अगर इसकी बहुत कम क्वांटिटी है, तो वहां पर ये क्या कंपनसेटरी इफेक्ट दे रहा है, जिसको मेडिसिनली हम यूज कर रहे हैं होम्योपैथी में, आयुर्वेदिक में और मॉडर्न मेडिसिन में, कि इसका जो पॉइजनस इफेक्ट है, वो इफेक्ट अगर हम बहुत थोड़ी क्वांटिटी में दें तो वो कंपनसेटरी इफेक्ट देगा, मगर थोड़ी देर के लिए। ये याद रखना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के लिए ये स्टिमुलेट करेगा सिस्टम को, ये रिजुविनेट करेगा, सो दैट उतनी देर में हम जो इस्चीमिया का कॉज है उसको रूल आउट कर लें। हम गलती क्या करेंगे कि हम इसको अल्टीमेट रेमेडी समझ लेंगे, राइट? वहां पर नुकसान हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि कब क्या यूज करनी है और कहाँ रुकना है और दूसरे पे शिफ्ट करना है हमें। आर यू गेटिंग इट? यस सर। सो अगर हार्ट को स्ट्रेंथन करना है, सपोज हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक के बाद अब पेशेंट के उन्होंने जो करना था कर दिया, अब वो रिकवरी के ऊपर है पेशेंट। तो अब हमने क्या करना है, हमने उसको स्ट्रेंथन करना है। देन क्रिटिकस का काम आएगा। जब एक्यूट कंडीशन में पेशेंट आएगा, उस समय कार्डियक आउटपुट बहुत कम हुई हुई है, बहुत ज्यादा वीक हुआ हुआ है, हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा, उस कंडीशन में जब इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत कम है, तब ये दोनों डिजिटैलिस एंड स्टुपेंथस का रोल होएगा वहां पर, राइट? तो हमने देखना है कि कब डिजिटैलिस देनी है और कब स्टुपेंथस देनी है, इन दोनों में से बेटर कौन सी है। हम चाहते क्या है, बेसिकली एक्शन क्या चाहते हैं वहां पर, हम फिजियोलॉजिकली क्या एक्शन चाहते हैं, वहां पर हमारी मेडिसिन डिसाइड करेगी। और अगर आप ध्यान से मटीरियल मेडिका पढ़ोगे, उसमें यही सिम्टम मिलेंगे आपको सारे के सारे। ये क्लियर है? बच्चों बोलिया करो यस कुछ। सर। सो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, सोडियम पोटेशियम पंप 3 सोडियम बाहर निकालेगा, 2 पोटेशियम अंदर लेके आएगा। उसके लिए एटीपी चाहिए, जिसने क्या किया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखा, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, जो बहुत जरूरी है किसके लिए, मसल कंट्रैक्शन के लिए, एक्साइटेबिलिटी के, सेल वॉल्यूम रेगुलेशन के लिए। पर वो और क्या करेगा, वो कैल्शियम को भी रिटेन करेगा, क्योंकि कैल्शियम की मोबिलाइजेशन के लिए भी सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल लेवल पर होनी चाहिए। जब सोडियम रिटेन होगा तो कैल्शियम भी रिटेन हो जाएगा। और अगर कैल्शियम रिटेन होएगा तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। पहले वो पॉजिटिव देगा, क्योंकि इन स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन की फॉर्म में, मगर अगर कंटिन्यूस कैल्शियम रेज रहा तो वो क्या करेगा, वो उसी कार्डियक सेल को स्ट्रेस में ले आएगा, अरिथमिया में ले आएगा और हार्ट फेलियर में ले आएगा, राइट? और अगर कंडीशन हाइपोक्सिक है तो वो और भी डैमेज करेगा, राइट? तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पहले जो हाइपर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो शिफ्ट हो जाएगी डायस्टोलिक डिस्फंक्शन में, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा, प्रोटीज एंड लाइपेज की एक्टिवेशन हो जाएगी, रिदमिया हो जाएगा। सो कंपोजिशन, द कंपनसेशन विड लीड इनटू द फेलियर। तो इसलिए हमें इसका जरूर पता होना चाहिए ये कैसे। अब उसके बाद आता है कि बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, ये हमने कर लिया इसमें। ये थेरेपेटिकली वर्क करेगा इन फेलिंग और वीक हार्ट, राइट? पर इसका हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये नहीं होना चाहिए कि जो हम इनिबिट कर रहे हैं वो एवरी टाइम गुड रहेगा, राइट? वो हमें वक्त देगा इस्चेमिक कंडीशन को एड्रेस करने के लिए, उतनी देर तक भी कार्डियक आउटपुट मेंटेन करके रखेगा।
मगर भगवान न करे सपोज वो पेशेंट साथ में किडनीज वर्क नहीं कर रही हैं उसकी, और किडनी उस केमिकल को एक्सपेल नहीं कर रही है, राइट, या इन केस डोज बहुत ज्यादा हो गई है, उस कंडीशन में ये टॉक्सिटी क्रिएट कर देगा, कैल्शियम ओवरलोड कर देगा, एरिथमिया कर देगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उसी आग की तरह है जो अगर बैलेंस रही तो आपकी रोटी बनाएगी, मगर उससे बाहर गई तो घर जलाएगी। तो ये वैसे हैं, ये केमिकल जो हैं ये टॉक्सिन हैं। तो एक डोज में ये बिल्कुल सिंपल है, आपको हेल्प करेगा, पर उसकी डोज बढ़ गई तो ये प्रॉब्लम करेगा। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसी केमिकल का जो स्ट्रोपेंथस में है, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ना शुरू करो इसके केमिकल को, तो आपको क्या मिलेगा, इट इज हैविंग एन क्वालिटी ऑफ एंटी स्ट्रेस। एंटी स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि इसमें एंटी एड्रेनलिन एंड एंटी कॉर्टिसोल इफेक्ट है, राइट। तो वो क्या इफेक्ट है? वो हार्ट रेट को कम करेगा, वो बीपी को कम करेगा, और वो ऑक्सीजन डिमांड को कम करेगा। आप में से कोई है जिसको पता है मॉडर्न मेडिसिन में ऐसी दवा जो हार्ट रेट कम करती है, बीपी कम करती है, और ऑक्सीजन डिमांड कम करती है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? रोल्फिया। अरे, दवाई नहीं, मॉडर्न मेडिसिन में उसका नाम क्या रखते हैं वो? कोई भी मेडिसिन जो ये तीन काम करती है ना, हार्ट रेट कम कर देगी, बीपी कम कर देगी, और ऑक्सीजन डिमांड कम कर देगी, मॉडर्न मेडिसिन में उसको क्या बोलते हैं, उस मेडिसिन को? आपको ना पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट्स लेके आएंगे आपके पास कि ये संडोपा ले रहा हूँ मैं, ये मेडिसिन ले रहा हूँ, ये चल रही है, वो चल रही है। आपको उन मेडिसिन के बारे में भी जनरल नॉलेज होनी जरूरी है, बेसिक से, नॉट इन डेप्थ, बेसिक से। तो अगर आप इनको पढ़ोगे, आप एक बार ऑनलाइन सर्च करके देखना, जहाँ किसी नोन से पूछ लेना, जितनी ये मेडिसिन होती है उनको बीटा ब्लॉकर्स बोलते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स कैसे करती है? वो इफेक्ट करती है बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन्स को। नेचुरली स्ट्रेस हार्मोन्स हम पढ़ चुके हैं कौन से हैं, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, राइट। तो उस पे जब ये इफेक्ट करेगी, ये हार्ट रेट कम करेगी, बीपी कम करेगी, ऑक्सीजन डिमांड करेगी। तो इसीलिए ये जो इफेक्ट है ये डिजिटलिस में नहीं है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टोपेंथस डिजिटलिस से भी। तो डिजिटलिस क्या करती है? जब वो कंट्रैक्शन कॉज करेगी डिजिटलिस, वो क्या करेगी, वो हार्ट रेट इंक्रीज कर ले लेगी, इसलिए उसमें हम पेल्पिटेशन वो स्टफ पढ़ते हैं उसमें। वो हार्ट की एक्टिविटी इंक्रीज कर देगी, जो कि उसका लोड भी बढ़ाएगी, उसका ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ाएगी, राइट। मगर ऑन द कॉन्ट्ररी स्टोपेंथस क्या करेगी? स्टोपेंथस रिलैक्स करेगी हार्ट को। सो इट इज वेरी यूजफुल। अब सोच के देखो, अगर वो इन केस हार्ट रेट कम करेगी, बीपी कम करेगी, ऑक्सीजन डिमांड कम करेगी, कौन कौन सी कंडीशन में ये बहुत आराम से फिट हो जाएगी? इमेजिन करो, जरा अपने अंदर लेके आओ कि आपके पास कौन सा पेशेंट आएगा। सम पेशेंट, सपोज इमेजिन करो सम पेशेंट विद पैल्पिटेशंस, राइट, उसमें ये बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी। पेशेंट विद स्ट्रेस इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, उसमें ये कितना बढ़िया काम करेगी स्ट्रेस के कारण, क्योंकि हाइपरटेंशन है, उसने हाइपरटेंशन को तो कम करना है, पर साथ को उसने एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल को भी कम करना है, तो स्ट्रेस का इफेक्ट भी कम हो जाएगा। हार्ट फेलियर जो होंगे ड्यू टू स्ट्रेस, वहां भी काम करेगी, राइट। तो ये लोअर करेगी एड्रेनलिन को और कॉर्टिसोल लेवल को, इसीलिए इसका हार्ट रेट भी कम हो जाएगा और ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगा। तीसरा जो इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इसका। इसको आप देखोगे, इस मेडिसिन को पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है एंटी एंजाइना इफेक्ट, राइट। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज करती है और ऑक्सीजन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, एफिशिएंसी को। तो वहां पर इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा रोल जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिटॉक्सिफिकेशन फ्रॉम द स्टिमुलेंट्स, राइट। स्टिमुलेंट्स जो डैमेज करते हैं, लाइक कॉफी, स्मोकिंग, अल्कोहल, टी, जो स्टिमुलेंट से डैमेज होता है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत इफेक्टिव रोल है, राइट। तो इसीलिए जब आप स्टोपेंथस में पढ़ते हो तो इसमें एलिमेंट फ्रॉम कॉफी, स्मोकिंग, अल्कोहल, टी, ये सब आता है। तो आप पेशेंट को क्या एडवाइस करोगे इस सिचुएशन में? हैं बच्चों? स्टिमुलेंट्स लेने के लिए मना करेंगे कि किसी भी तरीके की कैफीन इनटेक या कोई स्टिमुलेंट ना ले। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
हम उसको बोलेंगे कि ये स्टिमुलस, आपने कोई भी ऐसी चीजें हैं इसको नहीं लेना है, राइट। अगर इमेजिन करो कि वो कहे भाई मैं तो लूंगा, फिर क्या करोगे? कि मैं तो नहीं ले, मैं बंद ही नहीं कर सकता। आपके पास पेशेंट आए, वो कहेंगे ये नहीं बंद कर सकता, आप दवाई देनी दे दो, ये तो हमें कोई बता दो जो इन चीजों को बंद ना कराए। क्या करोगे वहां पर? सो मैं क्या चाहता हूँ, आप सबसे मैं क्या चाहता हूँ कि आपका माइंड उस इस हिसाब से इवॉल्व हो कि आपको हर सिचुएशन में उसका रास्ता मालूम हो। कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसी भी सिचुएशन है तो वहां भी क्या करना है, क्या किया जा सकता है, उसके ऑप्शंस क्या हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम सब कुछ ऐसे समझते हैं कि दवा ही सब कुछ है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहने लगा हूँ दुआ ही सब कुछ है। इसका मतलब है कि दवा के साथ साथ हम उसको रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं कि भाई ये नहीं ये। अगर तो बंदा ये कहता है कि मैं नहीं छोड़ सकता, तो और क्या किया जा सकता है उस सिचुएशन में? एनीबडी हैविंग एन आइडिया क्या किया जा सकता है? सर अगर वो चॉकलेट खाता है रोज, तो हम्म। उसे ऐसे कह सकते हैं, हम एक दो पीस खाओ आप, या अपनी उस हाँ चीज को हाँ, कम कर दो सही है। जो और अपनी कर। और फिर उसको ऐसा कुछ बताएंगे साथ में लेने के लिए जिससे कि उसका जो भी पहले इफेक्ट करिए उसको स्लो डाउन कर दे या फिर कम भी कर दे उसके इफेक्ट को। सही है। और तो कोई ऑल्टरनेटिव्स बताएंगे उनको, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स, कि अगर हम्म स्मोकिंग हम्म करने का बहुत दिल करता है तो कोई ऐसे सिगरेट जिनमें टबैको ना हो या उसकी कैपेसिटी कम हो, वो वाली स्मोकिंग के लिए बोलेंगे, सिगरेट के लिए बोलेंगे। हम्म, सही है सही है। और चलो, मैं ये चाहूंगा कि आप सबको जो एसेसरी चीजें हैं वो भी पता हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको लगे कि आपने अपने पेशेंट को कैल्शियम रिकमेंड करना है, तो आपको पता हो कि कितने टाइप ऑफ कैल्शियम है, कौन सा कैल्शियम है जो बॉडी और उस पर वर्क करता है, कौन सा कैल्शियम है जो बॉडी और उस पर वर्क नहीं करता है और हार्ट को बचाता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कौन सा मेडिसिन है जो कैल्शियम डिपॉजिट होता है हार्ट में और कौन सा कैल्शियम है जो डिपॉजिट नहीं होता है, राइट। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप जब भी कैल्शियम प्रिस्क्राइब करो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनको कैल्शियम विद K27, राइट, बेसिकली K7 उसकी टू फॉर्म है। तो आप कोई भी कैल्शियम, जैसे फॉर एग्जांपल शेलकल कंपनी आती है तो शेलकल की जगह आप लिखो शेलकल के। यहाँ आप कह सकते हो किसी भी केमिस्ट को फोन कर सकते हो, अगर आपको ब्रांड नहीं, वैसे तो सब कुछ गूगल पर अवेलेबल है, कि एनी कैल्शियम विद K27 आप दे दीजिए उसमें। तो उसका मेन जो रोल होता है वो ये रहता है, वो हार्ट के ऊपर कलेक्ट नहीं होने देता कैल्शियम के, उसको कैल्सिफिकेशन नहीं होने देता। वो बोन्स में और बाकी चीजों में जाके डिसॉल्व होता है, ये उसकी क्वालिटी है, उसकी टाइप है बेसिकली, राइट। ये डिस्कस हम ये भी कर लेंगे किस वक्त ना, ऐसे ही हमने जैसे डिस्कस किया था कि कौन सा मैग्नीशियम यूज करना चाहिए, वैसे ही ये भी है कैल्शियम। ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। सो अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है जिसे मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल वो कहता है कि कैफीन तो नहीं छोड़ सकता, मैं कॉफी नहीं छोड़ सकता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, राइट। तो मैं उस पे जाऊंगा कि बेसिकली कैफीन का नुकसान कहाँ कहाँ है, राइट। देन जब मैं उसको पढ़ूंगा अच्छे से तो देखूंगा कि यार कैफीन करती क्या है। बेसिकली ये मैग्नीशियम एंड पोटेशियम को डिप्लीट कर देती है। अब सोडियम पोटेशियम पंप पहले ही पढ़ चुके हैं हम, राइट। तो इसका मतलब इसका कॉम्बिनेशन वहां पर है, और देखो इसीलिए इस रेमेडी में स्टोपेंथस में ये पड़ी हुई है कॉफी का जो इफेक्ट है। तो क्या करेगी ये, अगर इन केस मैग्नीशियम और पोटेशियम को डिप्लीट कर देगी तो रिदमियाज होंगे, पेल्पिटेशंस होंगी, राइट। उसको रिस्टोर कैसे कर सकते हैं हम? मैग्नीशियम का कोई भी वो दे सकते हैं, सोर्स दे सकते हैं मैग्नीशियम का, जब मैग्नीशियम रिच फूड दे सकते हैं। हम पेशेंट को बोलेंगे तो यार पंपकिन सीड ले ले, तो एलमंड्स ले ले, तो स्पाइनच ले ले, डार्क चॉकलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली थोड़ा सा कच्चे टाइप पे होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। देन हम उसको बोलेंगे कि यार मेरी बात सुन, अगर तूने मैग्नीशियम लेना ही है तो इट इज बेटर टू टेक मैग्नीशियम टॉरेट, राइट, क्योंकि वो हार्ट के लिए और बेटर होता है। मैग्नीशियम ग्लाइसेट दूसरी कंडीशन में, मैग्नीशियम टॉरेट हमने जब डिस्कस की थी, मैग्नीशियम ग्लाइसेट किसके लिए था? मैग्नीशियम ग्लाइसेट, ग्लाइसिनेट।
ऐसे ना करो। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट कहाँ यूज हो रहा था? डायबिटीज में सर। डायबिटीज में, पर उसका रोल क्या था मैग्नीशियम ग्लाइसेट का, ग्लाइसिनेट का? स्लीप इंड्यूस करता है, स्लीप, स्लीप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर आपने हार्ट के लिए नहीं, हार्ट के लिए देना है तो आप मैग्नीशियम टॉरेट दोगे, TAURATE, टॉरेट। तो इसका जो 7 अमीनो एसिड लगा है उसका फर्क है बेसिकली इसका, उससे इसका एक्शन चेंज हो जाता है, राइट। उसके साथ हम क्या करेंगे कि हम उसके पोटेशियम का इंटेक बढ़ा सकें, उसको हम कोकोनट वाटर लेने के लिए कहेंगे। इसीलिए किडनी के पेशेंट में हम कोकोनट वाटर मना करते हैं, राइट, क्योंकि पोटेशियम होता है उसमें। एवोकेड्रोस लेंगे, हम ऑरेंज लेंगे, स्वीट पोटैटो उसको बोलेंगे लेने के लिए, राइट। तो हम ये उसको करेंगे। सेकंड चीज हम क्या करेंगे कि बेसिकली कैफीन, कैफीन का भी अपना एक स्ट्रेस है। कोई भी ड्रग है, कोई भी ड्रग, राइट। और अगर यहाँ कोई भी स्टिमुलेंट है, जैसे हम होम्योपैथी में पढ़ते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स ना, एक प्राइमरी सिम्टम है, एक सेकेंडरी सिम्टम है। तो कोई भी अगर आप ड्रग देखोगे, चाहे कॉफी है, चाहे टी है, चाहे कोई ड्रग है, तो पहले वो हाई देगी, उसके बाद वो क्रश नहीं, सॉरी, क्रैश देगी, राइट। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज स्पाइक है, तो ग्लूकोज स्पाइक में भी क्या होता है, आप शुगर कुछ लेते हो, एकदम से एनर्जी आती है बॉडी में, जब एकदम से एनर्जी हाई जाएगी, इंसुलिन प्रोड्यूस होएगी, वो डिप लगेगा और वहां से वो क्रैश करेगी, उसको ग्लूकोज क्रैश बोलते हैं। जब वो क्रैश होएगा, आपको सडन सिंकिंग होगी, एंग्जाइटी होगी, आपका मीठे खाने का मन करेगा, फिर कुछ मीठा खा लोगे या कुछ भी खा लोगे, फिर दोबारा से वो साइकिल आ जाएगा, और उसको हम ग्लाइसेमिक साइकिल बोलते हैं कि हम दोबारा से, ये एक सर्कल चल रहा है। तो ये जो क्रैश होना है, ये इससे भी होएगा, कैफीन से। तो हम उस क्रैश को कैसे रिवाइव कर सकते हैं? तो उस कंडीशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है वो आती है अश्वगंधा। अश्वगंधा का रोल बहुत सही रहता है इसमें, राइट। अश्वगंधा वैसे भी कॉर्टिसोल के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, राइट। सो अश्वगंधा क्या करती है, रेगुलेट करेगी कॉर्टिसोल को और प्रिवेंट करेगी बेसिकली कैफीन इंड्यूस एड्रेनलिन बर्नआउट। जो कैफीन बर्नआउट करेगा एड्रेनलिन का, उसको ये प्रिवेंट करती है। तो इसलिए अश्वगंधा का रोल बहुत अच्छा रहता है। आप पेशेंट्स में भी, रूटीन में भी दे सकते हो, जो स्ट्रेस वाले पेशेंट्स हैं जिनको नींद नहीं आती है, उस कंडीशन में इसका बहुत रोल रहता है। अनदर थिंग जो कैफीन को डिटॉक्स करने में हेल्प करेगी, वो है तुलसी की चाय जो होती है, तुलसी टी बेसिकली, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तीसरा, जो भी कॉफी, चाहे मेरी तरह चाय बहुत ज्यादा पीता है, उस कंडीशन में उनकी बॉडी की इंटरनल जो स्टेट है वो डिहाइड्रेटेड रहती है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कैफीन ले रहा है तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी, डिहाइड्रेट होगी तो क्या होएगा, जो ब्लड है वो थिक हो जाएगा, तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है, ब्लड थिक हो जाएगा तो हार्ट के ऊपर भी प्रेशर आएगा, ब्रेन पे भी आएगा, हर जगह पर आएगा। तो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि आप बोलो पेशेंट को हाइड्रेट करने के लिए, बार बार पानी पीने के लिए, राइट। तो वहां पर लेमन वाटर, कोकोनट वाटर या ORS, ये सब का रोल आ जाएगा। अगर वो कहता है मेरी तरह प्यास नहीं लगता, तो उसको एक सिंपल पानी में नींबू अगर डाल के दोगे तो वो प्यास लगनी शुरू हो जाएगी, राइट। सो इस कंडीशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि उसकी स्पाइक को रिड्यूस करने के लिए। अगर वो कहता है कि यार इसके साथ और क्या किया जा सकता है, तो हम कहेंगे तू ग्रीन टी को स्विच कर ले, राइट, उससे भी फर्क पड़ जाएगा। और इन अदर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला कि अगर पेशेंट कहता है कि मैंने चाय पीनी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, खाने के बाद ले लें। तो अवॉइड करेंगे एम्प्टी स्टमक, राइट, क्योंकि एम्प्टी स्टमक जब चाय या कॉफी पियोगे तो कॉर्टिसोल का स्पाइक आता है। तो अगर खाने के बाद लोगे तो वो क्या करता है, ग्लूकोज को डिसॉल्व करने में स्लो डाउन कर देता है। तो डायबिटिक के पेशेंट के लिए खाने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। पर अगर आपने खाली पेट लिए तो वो क्या करेगा, इट प्रिवेंट्स बेसिकली, क्या बोलते हैं, जो कॉर्टिसोल स्पाइक है, तो वहां पर ये इफेक्ट करेगा। इसीलिए जब सुबह उठते ही खाली पेट हम चाय पीते हैं तो बॉडी में एक शॉक की सिचुएशन आती है, हाई कॉर्टिसोल लेवल होता है और उधर से इंसुलिन आता है, दोनों का एंटी एक्शन है और बॉडी डैमेज होती है वहां पर, राइट। सो इन दिस वे हम जो डायबिटिक वाला जो कॉफी वाला पेशेंट है उसको बोलेंगे कि ये कंडीशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो तूने मैनेज करनी है। अगर तू नहीं छोड़ सकता तो कम से कम ये कर ले। दूसरा इसमें आता है, देखो, स्मोकिंग का, राइट। उसमें निकोटीन एंड टॉक्सिन्स है कितने सारे, और हमें पता है वो क्या करती है, वासोकंस्ट्रिक्शन करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करती है और ऑक्सीजन डिप्लीशन करती है, नेचुरली ये बढ़ाएगी। इसीलिए स्ट्रोपेंथस में ये लिखी हुई है, कॉफी, टी, अल्कोहल, स्मोकिंग,
राइट। तो इसमें क्या कह सकते हो, अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर आपने लंग की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो आप क्या बोलोगे, डेली डीप ब्रीदिंग करने के लिए प्राणायाम, प्राणायाम, हाँ, तो आप उसको बोलोगे, वो हेल्प करेगा रिवर्स करने को ग्लूकोज के डिप्रेशन को। यहाँ पर एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होती है, वो चाहिए नाइट्रिक ऑक्साइड की, हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड वेसल के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। जब वो नहीं अवेलेबल होता, कॉन्ट्रेक्शन होती है, बीपी बढ़ता है, एंग्जाइटी होती है। वैसे भी अगर आप अपनी मेडिसिन भी देखो, सारे नाइट्राइट्स कंजेशन कॉज करते हैं, ऐसे लगता है कि फट जाएगा, क्योंकि सारी की सारी जो वेसल्स है टाइट हो जाती हैं बिल्कुल, राइट, और उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, थ्रॉबिंग कर रही है, टस टस है, एज इफ बस्ट फट जाएगा। उसको रिलैक्स करने के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आप ये ड्रिंक्स वगैरह पढ़ते हो, जो एनर्जी ड्रिंक्स होती है, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होती है। तो स्मोकिंग क्या करता है, स्मोकिंग रिड्यूस करती है नाइट्रिक ऑक्साइड को, जो ब्लड वेसल को रिलैक्स करती है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा कि हम ऐसी चीजें लें जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड हो। जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बीट रूट, अदर चीज रहती है गार्लिक, देन अगेन डार्क चॉकलेट, स्पाइनेज, वाटरमेलन, ये बहुत है इंपॉर्टेंट है। साथ में एक योगा है, आप देखना, जिसमें ना हमिंग की आवाज निकालते हैं, कि एक इसको इधर से बंद करके साथ में करके ऐसे करके निकालते हैं। ये क्लिनिकली प्रूवन है, उस हमिंग की आवाज से नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पेशेंट को ये भी रिकमेंड कर सकते हो। इस आसन को कुछ कहते हैं, मुझे दिमाग में नाम नहीं आ रहा, मेरे को बताया भी था डॉक्टर साहब ने। कुछ आइडिया है किसी को इस आसन को क्या बोलते हैं? ब्रह्म, एनीवन, योगा पर्सन कोई? हमिंग नॉइज निकाल देना, हमिंग बी लाइक। तो गूगल पे भ्रामरी दिखा रहा है। हाँ, भ्रामरी यही है, ठीक है, इसको नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है उसमें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो तरीके से काम करेगा। इसका मतलब ये स्मोकर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो है जो क्लिनिकली प्रूवन है बेसिकली। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर चीज आप उसको क्या बोल सकते हो, आपने उसकी वेसल्स को बचाना है ना, तो उसमें मेन सिम्टम्स क्या आते हैं, इन्फ्लामेटरी चीजें आती हैं, तो आपने एंटी इन्फ्लामेटरी देनी है, एंटीऑक्सीडेंट्स देनी है। अभी हमने डिस्कस भी किया एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं ना, क्या क्या दे सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ना, वो रहता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करता है, क्लॉट्स को भी डाउन लेके जाता है। देन सेकंड इज विटामिन सी, वो न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल्स को, स्पेसिफिकली जहां पर स्मोकिंग पार्ट है, राइट। और साथ में अल्फा लिपोलेनिक एसिड, मैं ये ग्रुप में डाल दूंगा इसको ना, ये डिटॉक्सिफाई करता है लिवर को और निकोटिन को। लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ब्लैक कॉफी भी इंपॉर्टेंट है, अगर वो आप एक मैयड क्वांटिटी में लो तो उसका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट रहेगी, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने आर्टरीज को स्ट्रेंथन करना है और एथेरोस्क्लेरोसिस को बचाना है, जो स्मोकिंग कॉज करती है। तो यहाँ पर हम ऐसी दवाइयां भी देंगे कि फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कल ही मेरे पास एक पेशेंट थे, उसमें प्रॉब्लम थी उसकी, इस्चेमिक चेंजेस हैं बहुत ज्यादा ना, वेसल स्मोकर है, ड्रिंक ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं, ये सारे इश्यूज थे। तो कुछ मेडिसिन है हमारी, जैसे जिंको बिलोबा, इसका रोल बहुत अच्छा रहता है, GINKGO, जिंको बिलोबा। ये आयुर्वेद भी यूज करते हैं और मॉडर्न मेडिसिन भी यूज करते हैं, स्पेसिफिकली टू क्रिएट न्यू कोलेटरल आर्टरीज। तो जहां भी इस्चीमिया हो रहा है, वहां पर इसका रोल बहुत स्ट्रांग रहेगा, राइट। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज अर्जुना। अर्जुना बार का जो एक बार रस भी लेते हैं, आयुर्वेदा में यूज करते हैं, हम अर्जुना यूज करते हैं, तो वो स्ट्रेंथन करती है कार्डियक फंक्शन को। यहाँ पर आप ये दवाइयां भी यूज कर सकते हो, जिनको बिलोबा यूज कर सकते हो। और एक मैंने पहले भी आपको बताई थी, कोएंजाइम Q10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये क्या करता है, ये रिस्टोर करता है माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी प्रोडक्शन को, स्पेशली इन द हार्ट सेल्स। तो ये हमने किस में डिस्कस किया था, डायबिटीज में, राइट। डायबिटिक पेशेंट को ये जरूर देना चाहिए, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड मेनी टाइम्स कोई अच्छा मल्टीविटामिन है, तो अगर आप उसको ध्यान से पढ़ो तो उसमें ये लिखा होगा कोएंजाइम Q10, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल उसमें, राइट। यहाँ तो हो गया स्मोकिंग। और तीसरा हो गया अल्कोहल। अब अल्कोहल के केस में देखो क्या रहेगा,
नॉर्मली अल्कोहल वीकन करेगा हार्ट मसल को, हाइपरटेंशन कॉज करेगा, डिप्लीट करेगा एसेंशियल न्यूट्रिएंट, करेगा ही करेगा उसमें। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, हमने उसको रिपेयर में लेके जाना है वहां पर। नेचुरली हमने लिवर को डिटॉक्सिफाई करना है, राइट। हम वैसी ही चीजें लेंगे, तो यहाँ पर विटामिन बी, B1, B6, B12, फोलेट, ये रहेंगे इफेक्टिव। यहाँ पर फिर दोबारा से कोएंजाइम Q10 तो रही गए रहेगा, टॉरिन, राइट। ये रिड्यूस करता है अल्कोहल इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी को, आप सर्च करके देखना, ये सारे इफेक्टिव हो जाएंगे, राइट। और हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए हिबिस्कस टी, राइट, हिबिस्कस टी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और ब्लैक पेपर और टर्मरिक, राइट, इनका भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो रिड्यूस करने में हेल्प करेगा इन्फ्लेमेशन को, राइट। और अगर अरिथमियास की प्रॉब्लम साथ में आ रही है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आ रहा है, यू नो क्या करना है उसमें। इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स दे दोगे, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, राइट, सी सॉल्ट दे सकते हो आप। मैग्नीशियम टॉरेट हमने डिस्कस कर लिया, वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देन उसके बाद आती है टी। चाय क्या करती है बेसिकली, चाय में जो मेन इफेक्ट रहता है, अगर बहुत सारी चाय पी रहे हैं, बहुत स्ट्रांग है बेसिकली, और वैसे चाय में अच्छे रोल भी है ना, पॉलीफिनॉल होता है चाय में, पर अगर हम एक्सेसिव ले रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर हम एक्सेसिव लेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी, मिनरल अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, एसिडिटी कॉज करेगी, राइट। तो हमने इसको चेंज करना है किसी और चीज के साथ, तो हम स्विच करेंगे हर्बल टी के साथ, उसमें स्विच करेंगे जिंजर टी, तुलसी टी, ऐसी कितनी सारी ले सकते हैं। उसके साथ हम क्या करेंगे, और ये साथ में आयरन डिप्लीशन और कैल्शियम डिप्लीशन, ये दो इंपॉर्टेंट इसके एस्पेक्ट हैं। तो जब बहुत ज्यादा कोई चीज चाय पी रहा है, तो उसमें हम कैल्शियम और आयरन का कोई ना कोई जरूर सोर्स देंगे, जो उसको बैलेंस करने में हेल्प करे, राइट। और साथ में नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए शंख पुष्पी आयुर्वेदा में, और हमारे में अगर देखना हो तो हम इसमें देंगे बकोपा, राइट, बकोपा 1x। उस कंडीशन में बेसिकली ब्रह्मी से बनती है, हम वहां इसको यूज कर सकते हो। सो इन दिस वे, अगर हमारा पेशेंट कहता है कि मैं नहीं इसको छोड़ सकता, राइट, मैं इसमें से नहीं निकल सकता, कि मैं लूंगा ही लूंगा, तो वहां पर इसका रोल बहुत स्ट्रांग आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? सर जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और इरिथमिया होगा, हाँ हमें सर मुझसे। ये देखना पड़ेगा ना कि पोटेशियम मतलब कि हाइपोकेलीमिया है या हाइपरकेलीमिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सब चीजें तो हम देखेंगे ही ना ओवरऑल, मतलब सर अगर उसका तो ख्याल हाइपरकेलीमिया, रखेंगे। तो हम लोग हाँ कोकोनट बताओ। वाटर नहीं देंगे ना, जैसे कोकोनट नहीं वाटर में देंगे, क्या। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें नहीं देंगे। ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत जरूरी है, पता होनी चाहिए, राइट। यहीं से हम मार खाते हैं और यहीं से हमें फर्क सारा पड़ता है। कि फॉर एग्जांपल पेशेंट में कुछ होता है तो हम उसको पिक नहीं कर पाते हैं, कि फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम ही है, राइट, हमें कई बार मालूम ही नहीं होता कैल्शियम का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, वो किस किस चीज पे इफेक्ट कर सकता है, राइट। कैल्शियम हार्ट को क्यों इफेक्ट करता है, हमें दिमाग में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने कैल्शियम दिया बोन के लिए, फॉर एग्जाम्पल मसल के फंक्शन के लिए, पर एक्सेसिव कैल्शियम हो जाएगा तो क्या होएगा, डिपॉजिट होएगा आर्टरीज में, आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, राइट, ब्लड वेसल्स में, और उसके बाद आर्टरी स्टिफ हो जाएंगी, नैरी हो जाएंगी, हार्ट का जो अटैक है उसका रोल बढ़ जाएगा। रिदमियाज ये कर देता है कैल्शियम, तो हमें मालूम होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जैसे वॉल्व्स के ऊपर चले जाएगा, हार्ट वॉल्व्स पे लग जाएगा। तो ये जो कंडीशंस है हमें जरूर क्लियर होना चाहिए कि कब क्या देना है, राइट। अगर हम नहीं इसको पता करेंगे ना, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर कैल्शियम देना है तो कैल्शियम वो देना है जो विटामिन K2 के साथ हो, राइट। अगर उसमें पढ़ोगे ना विटामिन K2, तो उसमें लिखा होगा MK7 फॉर्म उसकी ना, बेसिकली इट इज द कैल्शियम ट्रैफिक कंट्रोलर। अगर आप उसमें पढ़ लोगे, उसमें लिखा होगा इट इज द कैल्शियम ट्रैफिक कंट्रोलर, उसको ऐसे बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं, वो क्या करता है, वो कैल्शियम को बोन्स और टीथ में ले जाता है स्पेसिफिकली, और हार्ट में जाने से रोकता है, राइट। तो वहां पर अलोंग विद विटामिन डी अगर ये दोनों को दिया जाए, तो साथ में जो हार्ट की प्रोटेक्शन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। उसका नेचुरल सोर्स देखो कौन सा है, ग्रास फेड डेयरी ले लो, एग यॉक, लिवर, विटामिन K2 डायरेक्ट भी ली जा सकती है, ये सारे उसके सोर्स हैं। तो अगर ऐसे हर एक चीज को समझने की कोशिश करोगे, तो आप पेशेंट को बड़े अच्छे से रेकमेंड कर सकते हो कि इसमें डाइट में ये लेना है, या इन केस अगर आपने कोई मल्टीविटामिन लेना है तो ये लेना है, अगर ये लेना है तो क्यों लेना है बेसिकली,
उसका कारण क्या है, राइट। अगर मैग्नीशियम ही देना है तो अगर सपोज वो नहीं कहता कि मैं नहीं लेनी कोई टैबलेट, तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम कंटेंट की बनाना में और बनाना की कौन सी उसका जो फेज है ग्रोथ की, उसमें कौन सी फेज में मैग्नीशियम सबसे सबसे ज्यादा रहेगा, नट्स में होएगा कि नहीं होएगा। सप्लीमेंट भी देना है तो कौन सा देना है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट देना है, मैग्नीशियम टॉरेट देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें। इज इट मेकिंग सेंस और नॉट? यस सर। समझ पा रहे हो ना, राइट। और अगर सपोज यही है, सपोज अगर पेशेंट इसी कंडीशन में एक स्टेप और आगे जाते हैं, फिर हम इस रेमेडी को खत्म करते हैं, राइट। कि फॉर एग्जांपल पेशेंट कहता है कि हम कहते हैं कि ये स्टोपेंथस बहुत अच्छी मेडिसिन है उसके लिए, अ, वो करती है, नेचुरल है एक तरह से। उस पे अगर आप इसमें पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा होगा इट इज ए नेचुरल बीटा ब्लॉकर है उस कंडीशन में। तो आपको और भी नेचुरल बीटा ब्लॉकर्स पता होने चाहिए कि और कौन से नेचुरल बीटा ब्लॉकर हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं, सोच के देखो। बीटा ब्लॉकर्स मतलब जो हार्ट रेट भी कम करेंगे, क्या करेंगे, और लोअर द हार्ट रेट, रिड्यूस द स्ट्रेस हार्मोन, और हार्ट की एफिकेसी को बढ़ा देंगे। सो बीपी कम कर देंगे, ऑक्सीजन डिमांड कम कर देंगे, राइट, हार्ट रेट कम कर देंगे। अब सोच के देखो और कौन कौन सी मेडिसिन आपकी जो ये करती है। क्रेटिकस भी यही काम करेगी, ठीक है ना, वो स्ट्रेंथ लेके आएगी उसको। क्रेटिकस भी एक तरह से यही काम करेगी। पैसिफ्लोरा ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी। तो अगर इसको ऐसे देखोगे तो आपको समझ आएगा कि कोचर सर क्यों बोलते हैं कि जब भी आपने बीपी के लिए किसी को मदर टिंचर रेकमेंड करना है रोवोल्फिया, तो उसमें एक पार्ट पैसिफ्लोरा का दो। सर ये हमेशा बोलते हैं, जो सर के पास जाते हैं उनको मालूम होगा, तो हमेशा कहते हैं। वो तो ये सर कई बार ये भी कहते हैं कि 1 पार्ट क्रेटिकस लो, 1 पार्ट पैसिफ्लोरा लो, और 2 पार्ट्स उसके लो रोवोल्फिया के। तो वो बेटर वर्क करेंगे। एक तरह से आप हार्ट को स्ट्रेंथन भी कर रहे हो, रिवोल्फिया डाउन कर रही है। और पैसिफ्लोरा का बेसिकली वही करती है, सेम काम करती है। एड्रेनलिन को काम डाउन करती है, नर्वस सिस्टम को काम डाउन करती है, इसलिए पैसिफ्लोरा से नींद आ जाती है बेसिकली। तो अगर नेचुरल आपने बीटा ब्लॉकर देखने हैं तो स्टोपेंथस के साथ क्रेटिकस, पैसिफ्लोरा ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अश्वगंधा जो हमने अभी डिस्कस किया ना, वो भी कॉर्टिसोल को और स्ट्रेस को डाउन करता है। अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके साथ जो न्यूट्रिएंट्स रेगुलेट करते हैं, सेम इफेक्ट लेते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। मैग्नीशियम करता है, ओमेगा 3 करता है, कोएंजाइम Q10 करता है, विटामिन B1 B6 B12 करता है। उसके बाद उसका लाइफस्टाइल वो भी डिस्कस कर लिया हमने। ब्रेथ कंट्रोल, राइट, स्लो ब्रीदिंग, और स्लोली ब्रीथ करना, फिर उसको होल्ड करना है। इसको टेक्निक बोलते हैं 4-7-8 टेक्निक, राइट। इनहेल करना है फॉर ए 4 सेकेंड, देन होल्ड करना है फॉर ए सेकेंड 7 सेकेंड, और एक्सहेल करना है बाय 8 सेकेंड। और उसके साथ अगर जो दूसरा आप कर सकते हो हमिंग नॉइज वाला, वो भी करेगा। देन मेडिटेशन एंड योगा, ये सारा भी इंक्रीज करेगा। और कौन सी चीज कह सकते हो, सोच के देखो, जो यही काम करती है। एक्सरसाइज भी यही करती है कि नहीं करती? अगर आप एक्सरसाइज करोगे वो भी यही करती है, राइट। अगर आप फॉर एग्जांपल बहुत स्ट्रेसफुल हो, ठंडे पानी से नहा लो, कोल्ड शावर ले लो, आइस बाथ ले लो, वो भी एड्रेनलिन स्पाइक को लोअर करती है, राइट। इंक्रीज करती है वेगस नर्व की एक्टिविटी को, इसलिए हार्ट रेट कम हो जाता है। इंप्रूव करती है स्ट्रेस के रेजिलियंस को ओवर ए टाइम, राइट। तो 30 to 60 सेकेंड ऑफ कोल्ड वाटर अगर आप शावर लेते हो तो वो एकदम से डाउन कर देगा सारी कंडीशन को, राइट। जेंटल रेगुलर जो एक्सरसाइज है वो भी डाउन करेगी, साइकिलिंग डाउन करेगी, स्विमिंग करेगी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हो, ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिस्क वॉकिंग, नॉट योर रनिंग बेसिकली। रनिंग में ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। रनिंग में आपका ग्लूकोज उड़ जाएगा, प्रोटीन उड़ जाएगा, आपका फैट स्टोर हो जाएगा, राइट। तो जो ब्रिस्क वॉकिंग है वो हेल्प करेगी। नंगे पैरी चलना इलैप्स की तरह गार्डन में, तो वो रिड्यूस करेगा स्ट्रेस को, राइट। तो ये नेचुरल है जो आप पेशेंट को डे टू डे एक्टिविटी में गाइड कर सकते हो, राइट। पर ये नहीं है कि एक ओल्ड पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट है, उसको बोल दो ठंडे पानी से नहा लो, हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए उसको। सारा का सारा बिल्कुल ब्लड वेसल क्या हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, स्किन की कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, अंदर चले जाएगा, तो प्रेशर आ जाएगा हार्ट के ऊपर। तो ये भी उसको अवॉइड करना है उस सिचुएशन में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यानी कि समझते बूझते हुए आप उसको बोलो कि ये कंडीशन है, ऐसी है, और इसको ऐसे मैनेज करना। वंस यू डू इट, ये सब कुछ होने लगेगा। आर यू गेटिंग इट? तो अब एक बार आप स्टोपेंथस पढ़ के देखना, स्टोपेंथस दोबारा से पढ़ो, तो आपको यही चीजें मिलेंगी उसमें, राइट।
आप उसकी चाहे पॉइजनिंग पढ़ लो, पॉइजनिंग में भी आपको यही मिलेगा, कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स मिलेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मिलेंगे, न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी, यही सारे सिम्टम्स मिलेंगे। तो एक बार पढ़ना, तो इसको हम फाइनल एक बार डिस्कस कर लेंगे। और इसके कीनोट्स मुझे लगता है हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। हमने इसका जो कीनोट पढ़े थे, हमने डिस्कस किया था कि इसमें लोकेसिटी रहती है, प्रिकॉसिटी रहती है, फोटोफोबिया ऑपरेशन के बाद, राइट। आईज की इंजरीज के लिए इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर इंजरी इन आई, आंख में अगर इंजरी हुई है उसके बाद इसका रोल बहुत अच्छा रहता है। इसमें डिप्लोपिया विद हेडेक, राइट। और इसमें एक बहुत कीनोट सिम्टम है गले में हीट का, इसको हीट रहती है यहाँ पर थ्रोट में, जो एम्प्टी स्वेलिंग से आराम मिलता है इसको, राइट। और इसको लगता है कि अंदर मुझे निकालना पड़ेगा, यहाँ पर है कुछ यहाँ पर ना। और इसमें जैसे उस दिन किसने पढ़ाई थी स्टोपेंथस? राहुल तूने पढ़ाई थी? वार्तिक भैया। वार्तिक वार्तिक में ना? तो उसने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ नेफ्राइटिस, हार्ट एंड लिवर कंप्लेंट, राइट, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट इन एनीमिया। और इसका ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्टिकेरिया आफ्टर अल्कोहल। ये आपके पास पेशेंट आएंगे, वो थोड़ी सी भी ड्रिंक लेंगे उनकी बॉडी पे नेटल रैश हो जाते हैं, तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। और फिंगर्स हैवी, फिंगर टिप हैवी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एक और रूब्रिक आप देखना, अंडुलेशन, एक में देखो कोई, UNDULATION ऐसे करके, एनीवन? हाँ जी सर, देख। है ना ऐसा रूब्रिक? तो ये कब लेना है? जब भी पेशेंट आपको ये कहे ना, उसको चीजें ऐसी वेवरी दिख रही हैं, उसकी जो जो फीलिंग, जैसे पुराने जमाने में टीवी नहीं ऐसे ऐसे हो जाता था, तो वेव जैसे अगर पेशेंट को एक्सपीरियंस हो रहा है किसी भी सिचुएशन में, तो ये रूब्रिक लगता है। ऐसे कितनी सारी जगह पर आपको ये वर्ड मिलेगा, पाठक में सिर्फ ये रूब्रिक ऐसे लिखा हुआ है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। जो पेशेंट ऐसी बात करे, रेफर टू दिस रूब्रिक। अल्कोहल के डिस्कस के लिए दी जाती है, और हाइपरटेंशन स्पेसिफिकली व्हेन सिस्टोल इज हाई, उस कंडीशन में इसको दी जाती है। सो दीज आर द बेसिक थिंग ऑफ स्ट्रोपेंथस। एक बार स्ट्रोपेंथस पढ़ना, और अगर आपको लगे उसमें कि कोई चीज इससे बाहर है तो आप मुझे बताना। तो जो हमने डिस्कस किया वो समझ आया? हाँ जी सर। चलो एक बार स्टोपेंथस पढ़ के नेक्स्ट टाइम पहले पहले 10 मिनट हम यही डिस्कस करेंगे स्टोपेंथस को, देन हम नेक्स्ट करेंगे जो डिजिटलिस है, और देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो हमने क्लिनिकली कहाँ ये देनी है और कहाँ वो देनी है। इज इट ओके? यस सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं? सर ये कोएंजाइम Q10 क्या करता है डायबिटिक पेशेंट में? पढ़ो इसको, सब कुछ मैं बताऊंगा। ठीक है सर। और